नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में रुद्र फाउंडेशन बैच के माध्यम से अपनी क्लासेस को प्रारंभ करने के लिए। संभवतः आप में से जिन भी साथियों ने एडमिशंस लिए हैं उन्होंने हमारी पूर्व की जो कक्षाएं हैं, चाहे वो ज्योग्राफी की हो या पॉलिटी की हो, उन्हें देख लिया होगा। नहीं देखा है तो उन्हें देख सकते हैं, आपको वो रिकॉर्डेड उपलब्ध है। और आने वाले समय में फिर से ये साइकिल घूम करके वो वापस लाइव आएंगी, तब आप एक बार लाइव क्लासेस भी दोबारा से जब कोर्स आएगा तब उसे भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में जो मेजर टाइटल्स हैं जिनका अध्ययन करना है उनके बारे में थोड़ी चर्चा हो जाएगी, और जो आपके कोर्स कैरिकुलम के हिसाब से इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक इंट्रो है आज के सेशन में, उसकी चर्चा होगी। आज का सेशन कोई बहुत बड़ा सेशन नहीं है, लेकिन इस सेशन के माध्यम से आपको इकोनॉमिक्स के अंदर रुचि पैदा करने का प्रयास किया जाएगा। पहला दिन इंट्रोडक्शन लेक्चर के रूप में जाना जाता है। मेरे साथ में जो भी साथी जुड़ चुके हैं, अभिषेक, आरती, नरेन, सुमित, अतुल, वैभव, देवल, कनक, आरती, नेहा, नरेन, जीतेंद्र, विकास, हर्षवर्धन, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी साथियों को। अच्छा, आज का दिन पहली बार संभव है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने एक साथ लाइव आकर देखा है कि लाइव सर कैसे दिखते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप चाहें तो लाइव पढ़ें, और अगर आप इस समय किसी अन्य पढ़ाई में व्यस्त हैं तो इस सेशन के चलते अपने समय को प्रभावित ना होने दें। आपको जब कंफर्टेबल हो तब आप इस सेशन को देख सकते हैं। हमारा प्रयास यह रहेगा कि आप इसे लाइव देखें तो भी भला, और अगर आप लाइव ना देख पाएं तो आप इसको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आप लोगों के लिए समय जो क्लासेस का है, या तो अर्ली इन द मॉर्निंग 10 के अराउंड 10 और 10:30 के अराउंड रहेगा, या कभी मुझे और कभी किसी कार्यक्रम से कहीं बाहर जाना हुआ तो 8 साढ़े 8 बजे के बीच में होगा। उसका प्रायर इंटीमेशन आपके पास मैसेज के माध्यम से आ जाएगा। एक हफ्ते में हमारी 5 क्लासेस होंगी, और प्रयास रहेगा कि हम इस महीने में या फिर मैक्सिमम 45 दिन में आपकी पूरी इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करा दें। जो आपके कंपिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण इकोनॉमिक्स है उसे हम कराने का आपके इस सेशन के माध्यम से प्रयास करेंगे। तो संभवतः आप सभी साथी इस बात से पूरी तरह से अवगत हो गए होंगे। एक और जानकारी मैं यहां पर अतिरिक्त देना चाहूंगा, और वो ये है कि हमारा पूरा कंटेंट जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था उसी तरह से दोनों भाषाओं में है। अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है। अंग्रेजी और हिंदी के अंदर दिया गया यह जो कंटेंट है, आप इस कंटेंट को अपने सेशन के खत्म होने के बाद में पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए जहां मेरा सेशन एंड होगा वहां पर पा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अभी की अभी अपलोड नहीं हो पाया तो बाय इवनिंग या फिर अगले दिन आप जब लेक्चर में आएंगे तब तक आपको यह अपलोड होकर A4 में, A4 बोले तो जिसमें आप आसानी से प्रिंट निकाल सकें, उस रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। आप में से अगर ये क्यूरोसिटी बचती है कि सर ये कंटेंट जो हमने अपने लेने के लिए, पढ़ने के लिए दिखा दिया है आपने, इसे अगर हमें डिटेल में पढ़ना हो तो कहां से पढ़ें? आप किसी भी ऑथेंटिक वेबसाइट से कंटेंट पढ़ सकते हैं, किसी भी ऑथेंटिक बुक से कंटेंट पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए जो सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली किताब है उसमें रमेश सिंह का नाम सबसे ऊपर आता है। अगर आप चाहें और आपको फाउंडेशन लेवल पर इकोनॉमिक्स को यूपीएससी लेवल तक तैयार करना है, वैसे तो एनसीईआरटी सफिशिएंट है, लेकिन इसके अलावा भी कि नहीं मुझे थोड़ा सा अच्छा लेवल तैयार करना है, तो आप रमेश सिंह को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा भी बोले नहीं सर मैं वो भी नहीं कर पाऊंगा तो कोई और ऑप्शन बताइए, तो और ऑप्शंस में हमारा अपना भी किताब आता है इस बंडल के अंदर, है ना। मतलब जो आपको चाहिए, तो ये पूरी तरह से अपनी पाठशाला का अपना कंटेंट है जो आप लोगों के लिए हमारे द्वारा उपलब्ध कराया गया है। ठीक है। यदि आप में से कोई भी साथी इस कंटेंट को यूज करना चाहे तो इसे ऑर्डर कर सकता है अपने घर पर ही। तो उसको इस किताब के अंदर सबसे फ्रंट पे इकोनॉमिक्स है, मैं इसको खोल के दिखाता हूं, इसको जो काटने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो आप इस किताब को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें हमने सारे सब्जेक्ट्स डाले हुए हैं। इकोनॉमिक्स के अलावा हमने इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी कंटेंट मतलब आप लोगों ने पढ़ा है वो कंटेंट यहां पर हमारे द्वारा आपको उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ये जो फर्स्ट बुक है हमारी, ये इकोनॉमिक्स की ही है, इसके अंदर जो सीक्वेंस में लगी हुई है, और इसमें हमने पूरी तरह से मतलब जितना भी कंटेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमने ध्यान रखा है पीसीएस एग्जामिनेशंस को
और उसको ध्यान में रखते हुए सामान्य बैंकिंग का सामान्य परिचय, बैंकिंग, शेयर बाजार, मुद्रास्फीति, वस्तु एवं सेवा कर, राजकोषीय कर, राष्ट्रीय आय, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, गरीबी, बेरोजगारी सूचकांक, व्यापार नीति, ई कॉमर्स, लेखांकन, कमजोर वर्गों के प्रावधान, वैश्विक अर्थव्यवस्था, ये सारी चीजें आपको हमने यहां पर डाल के दी हैं। लगभग 550 पेज का हमने हैंड रिटन कंटेंट इस प्रकार से तैयार करवाया है और काफी अच्छे लेवल पर तैयार किया हुआ है। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपने लिए ही पढ़ा है और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इसको फॉलो करते हुए आपको पढ़ाऊं। और इसको मंगाने के लिए अगर आप चाहें तो आप अपने जहां पर आपने ऑप्शंस देखे हैं कोर्स परचेज करने के, वहीं पर ही एक नोट्स का, हैंड रिटन नोट्स का भी ऑप्शन आता है, वहां से कर सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है, मैं फिर से बता देता हूं। मैं हाँ ये जरूर कह सकता हूं कि मैंने इन्हीं किताबों को आपकी क्लासेस में पढ़ाया है। पूरी ज्योग्राफी इन्हीं से पढ़ाई है, पूरी पॉलिटी इन्हीं से पढ़ाई है और अब पूरी इकोनॉमी भी इसी में से पढ़ाने वाला हूं और उसके बाद में हिस्ट्री भी, है ना। तो मैं अपने नोट्स के बारे में आपको कह सकता हूं कि क्या कुछ हम इसके द्वारा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द इकोनॉमिक्स। बहुत बेसिक बातें होंगी आज, नॉर्मल बातें होंगी और आप सबसे थोड़ा सा संवाद भी हो पाएगा। मैं थोड़ी देर अपनी बातें कर लेता हूं, थोड़ी इकोनॉमिक्स की बातें कर लेता हूं, फिर आपके कमेंट्स के माध्यम से थोड़ा आपसे परिचर्चा हो जाएगी और कल से विधिवत रूप से और हम तेजी से इसके अंदर एंट्री करेंगे, है ना। मतलब अभी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इकोनॉमिक्स आफ्टर ऑल है क्या। देखिए लिखा क्या है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय scarce resources that could have alternative used in order to produce various commodities that satisfies their wants and distribute them for consumption among various person and group in society। बड़ी भारी सी परिभाषा है। इसका मतलब यह है कि कैसे लोग और समाज उन दुर्लभ संसाधनों का उपयोग करना चुनते हैं जिनका वैकल्पिक उपयोग विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है, जो उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं और समाज में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच उपभोग के लिए वितरित करते हैं। अगेन, ना तो हिंदी आसान थी और ना ही अंग्रेजी आसान थी। इन दोनों ही चीजों में कि मतलब दोनों ही। हाँ भैया, थैंक यू सो मच कमल कुमार, बहुत अच्छी बातें आपने लिखी हैं। अभी थोड़ी देर पढ़ते हैं, फिर बाद में आपके कमेंट्स पढ़ के आपकी बातों का रिप्लाई भी करेंगे, है ना। थोड़ी देर रुक जाइए। और एक चीज मैं आपसे पहले आग्रह कर देता हूं, जैसे हम लोग YouTube पर पढ़ते हैं, मैं आपके कमेंट्स जरूरत होने पर ही देखता हूं। एग्जैक्टली यहां पर भी आज तो हम चर्चा के लिए आपके कमेंट्स देखेंगे, उसके बाद में आपके कमेंट्स वीडियो के अंत के 5 मिनट में ही देखे जाएंगे। इसलिए अब ये मत समझिएगा कि कमेंट्स करने के लिए सर से इस बार चिट चैट करने का मौका मिल गया है तो बढ़िया से चैटिंग हो जाएगी, ऐसा भी कुछ नहीं होगा, है ना। आइए तो सबसे पहले अर्थशास्त्र की बेसिक परिभाषा को समझते हैं। दुर्लभ संसाधन, दुर्लभ संसाधन यानी जो बहुत मुश्किल से प्राप्त होता हो। क्या ऐसा है? अगर आज मैं गोल्ड की बात करता हूं, चांदी की बात करता हूं, आज हर किसी को तो ये उपलब्ध नहीं है, लेकिन मिट्टी हमारे लिए दुर्लभ नहीं है, तो जो आसानी से प्राप्त ना हो, दुर्लभ संसाधन। अब आप कहेंगे तो क्या गोल्ड की और चांदी की ही इकोनॉमिक्स में बात होती है? नहीं, गेहूं हर किसी के पास उपलब्ध नहीं है, तभी तो मार्केट में बिक रहा है। अगर फ्री में उपलब्ध होता तो उसके बारे में कोई चार्ज लगाने की सोचता ही नहीं। तो आसान भाषा में अगर मैं आपसे कहूं कि दुर्लभ क्या है इकोनॉमिक्स की भाषा में, जिसे पैसे से खरीदा जाता हो, आप कहेंगे कि सर ये तो आप सीधा इकोनॉमिक्स के पता नहीं कौन से फेज में पहुंच गए। शुरुआती फेज में आप इसको आम बोलचाल की भाषा में समझ लीजिए, जिसके लिए आपको पैसा देना पड़ता हो। क्या आपको हवा के लिए पैसा देना पड़ा? क्या आपको सूरज के लिए पैसा देना पड़ा? क्या आपको जीने के लिए पैसा देना पड़ा? नहीं देना पड़ा। लेकिन हाँ, खाने के लिए पैसा देना पड़ा, कपड़े के लिए पैसा देना पड़ा, आजकल तो पीने के पानी के लिए भी पैसा देना पड़ रहा है। संभवतः आने वाले समय में ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, है ना। तो अब यहां पर एक उदाहरण के रूप में हम गेहूं का उदाहरण ले लिए, कपड़े का उदाहरण ले लिए, दुर्लभ संसाधनों का उपयोग करना चुनते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है? मैं इस परिभाषा को इतना ज्यादा क्यों फोकस कर रहा हूं, मैं इकोनॉमिक्स में खुद क्या मानता हूं वो तो समझाऊंगा ही, लेकिन एक बार परिभाषा के आधार पर हम सब्जेक्ट में एंट्री करने की सोच रहे हैं, फिर तो हम इसके अंदर पूरी तरह से एंट्री गोता लगा ही देंगे। तो क्या कहा गया है? कैसे लोग और समाज दुर्लभ संसाधनों का उपयोग करना चुनते हैं। मान लीजिए आपके पास में मैंने बहुत सारा गेहूं दे दिया और मैंने कहा कि इसका उपयोग करिए। आप क्या करेंगे? या तो आप उसका उपभोग करेंगे या उसका संचय करेंगे। दोबारा सुनिएगा, आप में से किसी के भी खेत में अगर बहुत सारा गेहूं पैदा हुआ, आपके लिए तो वो फ्री में आया, लेकिन अब आपको यह पता चल गया है कि उसका उपयोग क्या है, कैसे उसका यूज खाने में किया जा सकता है, तो आप उसका खाने में उपयोग कर लेंगे।
लेकिन अब आपको पता चल गया कि मैं इतना ही खा सकता हूं, साल भर के बाद में फिर से खेती होगी, फिर से इतना तो पैदा हो ही जाएगा, अब मैं क्या करूं? तो अब मैं इसका एक और उपयोग सोचूंगा। किस तरह से? विभिन्न वस्तुओं के, अब ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या किया? उपयोग करना चुना, जिनका वैकल्पिक उपयोग विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता हो। अर्थात मैंने गेहूं से खुद का भोजन बना लिया, यह तो समझ में आया, लेकिन बचे हुए गेहूं का मैंने क्या किया? उस गेहूं को मैं मार्केट में गया, मंडी में गया और बेच आया। बेचकर मैंने धन का अर्जन किया। उस धन के अर्जन से क्या किया? और भी जो मेरी जरूरत की चीजें थी, क्यों मैं केवल खाऊंगा ही थोड़ी, मैं सब्जी भी बनाऊंगा, मुझे तेल की जरूरत भी पड़ेगी, मुझे घी की जरूरत भी पड़ेगी, तो मुझे और जो संसाधन चाहिए थे, मुझे बच्चों के लिए किताबें भी लानी पड़ेंगी, मुझे बच्चों के लिए कपड़े लाने पड़ेंगे, खुद के लिए कपड़े लाने पड़ेंगे, त्योहार आएंगे तो फिर मुझे और खरीद करनी पड़ेगी, मिठाइयां लानी पड़ेंगी, मुझे हो सकता है गोल्ड की ज्वेलरी बच्चों की शादी के लिए खरीदनी पड़े, घर में वाहन खरीदना पड़े। अगेन सबसे पहले क्या पैदा हुआ? गेहूं। आपने अपने लिए क्या किया? जरूरत की पूर्ति की। ज्यादा उपयोग हो गया, ज्यादा पैदा हो गया, तो क्या किया? आप उसको बेचने चले गए। बेचकर क्या किया? उससे भी धन का अर्जन किया। धन के अर्जन से क्या किया? अपनी जरूरत के वैकल्पिक उपयोग, जो अल्टरनेटिव यूजेस हैं, उनके लिए वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए आपने कार्य किया, जिससे कि आपकी जरूरतों को पूरा किया जा सके और उन्हें समाज के विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच उपभोग के लिए वितरित किया जा सके। इसका मतलब सोचिए, मैंने खाना खाने की बात आपकी कही, लेकिन क्या आप ही हैं अपने परिवार में? जवाब है नहीं। क्या आपके परिवार में अन्य सदस्य भी हैं? बोले सर परिवार अकेले से थोड़ी बनता है, अकेले से तो हम इंडिविजुअल यूनिट कहलाते हैं। परिवार हमारे और सदस्यों से मिलकर बना है। तो आपने जिस वस्तु का अभी उपयोग किया, उसको आपने बेच करके अन्य धन का अर्जन किया, उस धन से आपने अन्य वस्तुएं खरीदी। तो एक बात ध्यान से समझिएगा, आपने जो भी खरीदा, चाहे आपने ऑयल खरीदा, ऑयल जहां से भी बना वो भी किसी ने पैदा किया होगा। हो सकता है किसी के खेत में सरसों उगी हो, उसने सरसों का स्पाइलर से निकलवा करके तेल बनाया हो, वो तेल बेच के धन कमा गया। आप उस धन को उसको देकर आए हैं, क्योंकि आपने गेहूं बेच करके खरीदा था, गेहूं बेचकर धन लिया था। आप धन तेल वाले को देकर आए, तेल वाले को जो पैसा मिला, हो सकता है उसके पास गेहूं नहीं था, वो आपके पास गेहूं लेने आया, आपने उसको गेहूं दिया। आप विचार कीजिए कि अर्थशास्त्र कितना खूबसूरती से इस बात की व्याख्या कर रहा है कि दुर्लभ वस्तुओं का उपयोग करना सबसे पहले हम जब चुनते हैं, तो वैकल्पिक उपयोग के विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन हम स्वतः ही प्रारंभ कर देते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर सब वस्तुएं फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएं, बस यहीं से बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएगी, अगर आप चीजों को समझ पा रहे हैं। मैंने अभी क्या कहा? आपकी नजर में दुर्लभ वस्तु, ये केमिस्ट्री नहीं है भाई जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात की जा रही हो, ये केवल और केवल आसान भाषा में बताने का वो प्रयास है कि कोई भी चीज, हो सकता है आज आप ऐसे घर में जन्मे हो जहां पर आपको सब चीजों का भाव पता ही ना हो, वो एक अलग अलग स्थिति है। लेकिन अगर आपने अपने जीवन काल में यह समझा है कि अपने घर में कई बार कहते हैं ना, जब बेटा बाहर निकलेगा, 2 पैसे कमाएगा तो पता चलेगा कि रोटी का भाव क्या है, तब पता चलेगा आटे चीनी का भाव क्या है, अभी तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। तो वो ऐसा क्यों कहते हैं? अर्थशास्त्र में आपको लाना चाहते हैं। कैसे लाना चाहते हैं? ध्यान से सुनिए। मैंने अभी हाल जो आपसे कहा कि इस मानव ने, ये कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने अपने खेत में बहुत सारी फसलें उगाई थी, उन फसलों के उगाने से इसने धन का अर्जन किया। यहां पर इसके पास धन आया और ये इस धन को लेकर के निकल लिया बाजार में, ये धन को लेकर के चल दिया बाजार में किसी अन्य व्यक्ति के पास में। उस व्यक्ति ने क्या बनाया था? उस व्यक्ति के यहां पर बहुत सारा ऑयल पैदा हुआ था, वो ऑयल का विक्रेता था, वो ऑयल बेच रहा था। एक और व्यक्ति के पास में ये व्यक्ति चला जो कि कपड़े का व्यापारी था। वो किसका व्यापारी था? वो बढ़िया कपड़े बेच रहा था। मतलब आप समझ लीजिए कि आपके लिए शर्ट है ये, मैं मतलब शर्ट बनाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, बस ये समझिए कि आपकी शर्ट बना दी मैंने आपकी, ठीक है। अच्छा, कि आपकी शर्ट बेचने के लिए साहब ये व्यापारी था। ये सब लोग आपके धन से चल रहे हैं। आप शर्ट के अलावा हो सकता है किताबें खरीदने गए हो किसी व्यक्ति के पास, बुक्स खरीदने गए हो, ये सब की सब ड्रिवन बाय विच, किसके थ्रू ये चल रहे हैं? सब धन के थ्रू चल रहे हैं, धन के थ्रू, धन के थ्रू, ये सब धन से ड्रिवन है। इसीलिए अर्थ आजकल धन का दूसरा नाम है। अर्थशास्त्र धन का शास्त्र कहलाता है।
और धन का अर्जन कहां से शुरू हुआ? जब जब आपने अपने उपयोग की वस्तुओं का अच्छे से उपभोग कर लिया, जो बच गया आपने अपने खेत में, मान लीजिए 100 टन या 100 क्विंटल, जितना भी आपने अपने घर खेत में गेहूं उत्पादित किया, उसका उपयोग अपनी आवश्यकता के हिसाब से आपने 100 किलो 200 किलो खुद के लिए निकाल लिया। बचे हुए पैसे से आपने मार्केट को एक गति दे दी। अगेन, इस व्यक्ति ने केवल तेल पैदा किया है, धन का अर्जन किया। हो सकता है इसकी आवश्यकता आपसे पड़े, हो सकता है इसकी आवश्यकता कपड़े वाले से पड़े, हो सकता है इसकी आवश्यकता किताब वाले से पड़े। अगेन, इस शर्ट वाले ने आपके लिए शर्ट का उत्पादन किया है, हो सकता है इसे भी खाने के लिए गेहूं की आवश्यकता पड़े, हो सकता है इसे भी तेल की आवश्यकता पड़े, हो सकता है इसे भी बच्चों को पढ़ाने के लिए किताब की आवश्यकता पड़े। किताब वाले ने भी किताब लिख दी, लेकिन हो सकता है उसे भी पहनने के लिए कपड़े की आवश्यकता पड़े, उसे भी तेल की आवश्यकता पड़े, उसे भी गेहूं की आवश्यकता पड़े। क्या आप इस पूरे इकोसिस्टम को समझ पा रहे हैं? अपनी जरूरतों के अलावा बचा हुआ कोई भी सामान अर्थशास्त्र को जन्म देता है। आपके पास में अगर कोई भी चीज जरूरतों से अधिक है तो निश्चित ही वो वैकल्पिक उपयोग में आएगी। अब आप इसको कैसे भी देख सकते हैं। फिर चाहे आप अपने घर में सीधा पैसा लेकर आ जाइए, कोई वस्तु का उत्पादन कर लीजिए, सेवाओं का उत्पादन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। आप में से कई लोग मुझसे मेरे बारे में पूछते हैं कि सर एक बात बताइए, आप इतना कुछ मैनेज कैसे कर लेते हैं? हम जहां तहां आपको कभी क्लासेस में भी देखते हैं, कभी वर्दी में भी देखते हैं, कभी कहीं किसी प्रकार से किसी रोल में भी आपको देखते हैं, दुनियादारी की चीजों में भी देखते हैं। मैंने क्या कहा अभी हाल आपसे? आपकी जरूरतों के अलावा अगर आपके पास है तो आप उसका उपयोग करेंगे, फिर चाहे वो आपकी मेहनत ही क्यों ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पोटेंशियल मैंने जितना इस सर्विस में यूज करना था कर लिया, अब बाकी बचे समय का क्या करूं? तो चलो ज्ञान देते हैं। ज्ञान दे लिया, अब क्या करें यार, समय बच रहा है तो चलो घूम लेते हैं यार। यानी जिस भी व्यक्ति के पास जो भी अतिरिक्त है, आपके पास हो सकता है समय खूब हो, आप समय का उपयोग करने के लिए चलो गप्पे मार लेते हैं, चलो दुनिया घूमने निकल लेते हैं। हो सकता है आपके पास पैसा बहुत हो, चलो ये गाड़ी खरीद लेते हैं, अब पैसा बच गया ये गाड़ी खरीद लेते हैं, यहां फ्लॉट खरीद लेते हैं, यहां प्लॉट खरीद लेते हैं। सब कुछ अतिरिक्त पर निर्भर करता है। और इसमें क्या घूमता है? अर्थ घूमता है, धन घूमता है। तो अर्थशास्त्र को अगर आपको आम भाषा में समझना है तो आप उसे इतना सा समझिए, जरूरतों से अधिक जितनी भी चीजें हैं वो धन के साधन का संचय करवाती हैं, उपलब्ध करवाती हैं। अब क्या इतना आसान है अर्थशास्त्र को समझना? हमने कहा बुनियादी रूप से तो यही है, लेकिन इसमें भी इतनी सारी चीजें जुड़ जाएंगी कि हम आगे आगे चलते चलेंगे। सर लेकिन एक बात बताइए, क्या बिना पैसे के हम इस विषय की चर्चा कर सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल नहीं कर सकते। इसीलिए अर्थशास्त्र में जो सबसे पहले अर्थशास्त्र के जनक जिन्हें कंसीडर किया गया, एडम स्मिथ को कंसीडर किया गया। अर्थशास्त्र का फादर कहा जाता है इन्हें। इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की। हालांकि अर्थशास्त्रियों के अंदर बहुत पहले भी लोग आए, अर्थशास्त्र के बारे में अपनी बातें करते चले गए, कहते गए सामग्री और समय का कुशलतापूर्वक आवंटन करने की जो आवश्यकता है वही अर्थशास्त्र है। उन्होंने लिखा था कि कमी को दूर करने के लिए श्रम, सामग्री और समय को कुशलतापूर्वक आवंटित करने की आवश्यकता अर्थशास्त्र है। एडम स्मिथ आए, इन्होंने वर्तमान में जो पश्चिमी आर्थिक सिद्धांत हैं उनको जन्म दिया। इसका मतलब समझने का प्रयास कीजिएगा। एडम स्मिथ ने जो कहा वो क्या था, मैं आपको वहां लेकर चल रहा हूं। अब किसी की भी परिभाषा उठाइए, इससे पहले अर्थशास्त्र को मैंने बता दिया। यहां पर मैंने क्या कहा, एक सामाजिक विज्ञान के रूप में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन और उपभोग के विवरण का विश्लेषण कि आपने कैसे कंज्यूम किया, उसका क्या पैटर्न है, यही अर्थशास्त्र है। आपने किसी भी प्रकार की परिभाषा को उठाया हो जिसमें लिखा हो कि श्रम, सामग्री और समय को कुशलतापूर्वक आवंटित करने की जो आवश्यकता है, वो 8वीं शताब्दी के अंदर कोई हेसियोड नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने उसे अर्थशास्त्र किया। कुल मिलाकर एडम स्मिथ इस बात पर पहुंचे कि देखिए ये पूरी की पूरी अर्थशास्त्र धन से चलने वाला शास्त्र है। द वेल्थ यानी कि धन ऑफ नेशंस अपनी किताब थी इनकी। आधुनिक अर्थशास्त्र के फादर जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने जब यह सिद्धांत दिया, यह घटना है सन 1776 की, कहते हैं
जब उन्होंने इस बात की क्लैरिटी दी कि इस पूरी दुनिया में मांग और आपूर्ति ही है, और जो इस पर नियंत्रण स्थापित कर गया वो इस दुनिया पर राज करेगा। साथियों, ये वो सदी थी, 18वीं सदी, जहां पर औद्योगिक क्रांति का जन्म होने जा रहा था। एडम स्मिथ की द्वारा कही गई बात ने दुनिया पर इतना गहरा असर डाला कि लोगों के अंदर पूंजी का महत्व स्थापित हो गया कि बिना धन के कुछ नहीं होता। जैसे आज अपने घर में कहावत है ना कि भैया मतलब भूखे पेट ना हो, भूखे भजन ना होए गोपाला, है ना। क्यों कहा गया है कि आपके पास अगर पूंजी नहीं है तो इसका मतलब आप ये, अब आप बार बार कहेंगे सर पूंजी पूंजी की बात कर रहे हैं, कैपिटल की, धन की बात कर रहे हैं, आप बड़े धन के माइंडेड आदमी हैं, आप मनी माइंडेड आदमी हैं। मैंने कहा नहीं, मैं मनी माइंडेड नहीं हूं, अर्थशास्त्र मनी माइंडेड है। तो बोले सर इसका मतलब तो ये हुआ जिसके पास पैसे की बात ना हो अर्थशास्त्र के काम का नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो बिल्कुल काम का नहीं। जो जितना बड़ा अर्थशास्त्री वो उतना ज्यादा पैसे को नंबर्स में खेलता है। आप रघुराम राजन की कभी बात सुनिए, आप किसी की भी बात उठाकर देख लीजिए, उर्जित पटेल की उठाकर देख लीजिए, शक्तिकांत दास की उठाकर देख लीजिए, पैसों को नंबर्स में बात करते हैं ये लोग। और नंबर्स में इस तरह से बात करते हैं जैसे पैसा इनके लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये जानते हैं कि पैसा तो बाई प्रोडक्ट है। अर्थशास्त्र टिका किसी और चीज पर है, और टिका किस चीज पर है? एडम स्मिथ ने उन्हीं की तरफ प्रकाश डाला लोगों का कि जितना ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन होगा। और यहीं से देखिए, आप इस चीज पर फोकस करिए कि पूरी की पूरी औद्योगिक क्रांति को अगर आप ध्यान से देखें तो कच्चा माल भारत में, उस कच्चे माल से पका हुआ माल वेस्टर्न कंट्रीज में यानी कि ब्रिटेन के अंदर, उस बने हुए अतिरिक्त उत्पादन का फिर से व्यापार करना, यही तो अंग्रेजों का काल था। अंग्रेजों ने क्या किया था? कच्चा माल हमसे लेकर के पहुंचे यूके पहुंच करके जो अतिरिक्त धन हमसे लेकर पहुंचे हैं, जो अतिरिक्त सामान हमसे लेकर पहुंचे हैं, उसी से क्या किया उन्होंने? उसका विनिर्माण किया। यानी कि अपन से यहां से कपास ले गए, वहां कपड़ा बनाया, कपड़े में बढ़िया सुंदर सुंदर कोट पैंट बनाए और उन्हीं को महंगे दामों में हमें बेचने के लिए वापस चले आए। बोले आपने ये बनाया तो खुद की जरूरतों की पूर्ति के लिए था। बोले हमारी जरूरतें तो पूरी हो गई, अब क्या करें? तो अब हम व्यापार करेंगे, हम ढूंढेंगे कि इसकी आवश्यकता किसको है। इसका मतलब समझ जाइएगा, उत्पादन में अपनी आवश्यकता के बाद की जितनी भी चीजें हैं वो अर्थशास्त्र को जन्म देती हैं। और यही था जिसके कारण औद्योगिक क्रांति बूम पर चलने लग गई थी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गई। अब सवाल बनता है, सर कैसे कहते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स को नापते कैसे हैं, उसके इंडिकेशंस क्या हैं, कैसे इस चीज को नापा जाता है? हमने कहा बहुत सारे तरीके हैं। ये जो जीडीपी वगैरह देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देख रहे हैं, इन सबके बारे में डिटेल में चर्चाएं होंगी। एम्प्लॉयमेंट का डेटा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जिससे ये नापा जाता है अर्थशास्त्र कैसा चल रहा है, रोजगार का डेटा कैसा चल रहा है ना, ये सब चीजें हैं। बोले सर इनके बारे में डिटेल से चर्चा होंगी, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स तो बता ही दीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूं कुछ इनके बारे में बेसिक बातें। मोहित चतुर्वेदी सर आप एथिक्स पढ़ा देते तो हो सकता है लाइफ में एथिक्स आ जाता और हम देश के काम आ जाते। बेटा एथिक्स पढ़ने वाले भी ना, पढ़ने से कुछ नहीं होता, एथिक्स अपनाना होता है। एक ऑटो ड्राइवर जब उसके गाड़ी में कोई पैसे का बैग रखा छूट जाता है और वो जाकर के उस व्यक्ति को वापस लौटा के आता है, तो उसने एथिक्स पढ़ा नहीं होता है, एथिक्स संस्कारों में होता है। पढ़ने से एथिक्स आ जाता है, ये बात बहुत ही मोहित मुझे थोड़ी सी बेमानी लग रही है। एथिकल आप अपने व्यक्तित्व से हो सकता है बिना पढ़े भी हूं, है ना। और पढ़कर के भी बहुत सारे लोग, मैंने कई बार इस पे वीडियो भी किए हैं कि एथिक्स में फुल नंबर ला करके भी वो हर कोचिंग में घूमकर बता रहे हैं कि हम इनसे पढ़े थे, हम इनसे पढ़े थे, हम इनसे पढ़े थे। तो भैया पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आत्मसात करने से होता है। ठीक है, हाँ ये बात अच्छी बात है। हाँ जी, ये सबके लिए उपलब्ध रहेगी। ठीक है, पिछली बार आपने पादरी और वर्ड वार की कहानी बता के शुरुआत की थी, अथर्व निमाकर। बेटा मैं अथर्व एक चीज और क्लियर कर देता हूं, कोई भी सब्जेक्ट आप मुझसे दोबारा ज्योग्राफी पढ़ोगे तो मैं सेम कंटेंट नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सेम प्रेजेंटेशन नहीं दूंगा, मैं सेम कहानी यूज नहीं करूंगा। मेरी कहानियां हमेशा नई होती हैं, मेरा समझाने का तरीका उस समय की डिमांड पर होता है। तो पुरानी बार जब इकोनॉमिक्स पढ़ाई होगी उससे बिल्कुल अलग, हाँ कंटेंट वही रहेगा, मतलब कि मूल रूप वही रहेगा, लेकिन उसका समझाने का पैटर्न बिल्कुल बदल चुका होगा। मेरा वो फिक्स तरीका नहीं है। ठीक है, बिल्कुल संध्या कर देंगे, है ना। अभी थोड़ी देर और पढ़ लीजिए, फिर आऊंगा मैं, आऊंगा। आप चालू हो गए, आपने सोच लिया कि सर ने हमारे कमेंट्स देख लिए, चलो चालू हो जाते हैं। रुक जाइए, आपके कमेंट्स पर रिएक्शन अभी नहीं दूंगा, प्लीज वेट करिए।
पढ़ लीजिए, मैं एंड में रुकूंगा अभी, है ना, 15-20 मिनट और पढ़ लीजिए, ऐसे 15-15 मिनट कह के मैं मोटिवेशन देता चलता हूं आप लोगों को। आइए, तो अब आता है कि हम कैसे नापें कि सर अर्थ सही चल रहा है। हालांकि मैं अगेन कह दूं, जीडीपी, जीएनडीपी, ये सब डिटेल में आने वाले समय पर आएंगी, जीएनपी, एनएनपी, इन सब के बारे में बताएंगे। लेकिन फिर भी आपने सुना कि अर्थशास्त्र है, तो नापोगे कैसे? नापेंगे कि कितना पैदा हुआ किसी देश में वस्तुओं का और सेवाओं का मूल्य। बोले अच्छा, तो सकल घरेलू उत्पाद क्या है? हमने कहा कि अगर आपने अपने देश के भीतर कोई भी वस्तु अथवा सेवा पैदा की है तो उसकी कोई तो वैल्यू होगी। सर अभी तो आप इंसान की बातें कर रहे थे, इंसान ने कोई वस्तु पैदा की, उस वस्तु को उसने अपने उपयोग में लेने के बाद में बेच दिया तो उसकी कोई वैल्यू होगी। मैंने कहा फिर से समझिए, आप इंसान थे, आप अकेले थे, अब आप अपने आप को, पूरे देश को एक व्यक्ति समझिए ना। इंडिया इटसेल्फ एक व्यक्ति है, अब ऐसे समझिए। तो अब क्या करें? तो इंडिया में जो पैदा हुआ उसने अपनी जरूरत के हिसाब से पूरा खा लिया, उसके बाद बच गया, उसका क्या करें? बस यहीं से खेला शुरू हो गया। यानी कि जो बच गया उसका अतिरिक्त उपयोग होगा ना, तो उसका अतिरिक्त उपयोग नापने का कोई तो तरीका होगा। कैसे नापोगे? जीडीपी से नाप लो। कैसे नापें? जो वस्तुएं पैदा की हैं उनकी कोई वैल्यू होगी। जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज से मतलब टीचिंग जो हो रही है ये एक सर्विस है, डॉक्टर काम कर रहा है एक सर्विस है, बैंकर काम कर रहा है ये एक सर्विस है, लॉयर काम कर रहा है एक सर्विस है, इनकी भी अपनी कुछ तनख्वाहें होंगी, कुछ फीसेस होंगी, इनकी वैल्यू नाप लो। बोले अच्छा, ये तो जीडीपी, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। औद्योगिक उत्पादन मतलब लास्ट टाइम किसी इंडस्ट्री में कितना पैदा हुआ था, अभी कितना पैदा हुआ है, इसका अनुमान लगा लीजिए। तीसरा, रोजगार कितने लोगों को मिला। भाई हमको इकोनॉमिक्स नापनी है ना, किसी देश की अर्थशास्त्र कैसी चल रही है, अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, इसको नापना हो तो क्या करें? कुछ पैमाने हैं, जीडीपी नाप लीजिए, उसकी फैक्ट्रियों ने उत्पादन कैसा किया वो नाप लीजिए, वहां रोजगार का डेटा देख लीजिए कि लास्ट टाइम जितने लोगों को रोजगार मिला था क्या उससे ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है, उससे अंदाजा लगा लीजिए। चौथा, आप ये चेक करिए ना कि लास्ट टाइम जो वस्तु जितने की मिल रही थी उतने ही दाम पर मिल रही है कि बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। बोले बहुत ज्यादा महंगी हो गई, इससे क्या मतलब है? अरे हमने कहा भाई, चाहने वाले ज्यादा पैदा हो गए हो, उत्पादन कम हो रहा हो, मांग और आपूर्ति गड़बड़ा जाएगी। मांग बहुत ज्यादा हो और सप्लाई बहुत कम हो तो वैल्यू बढ़ जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, अर्थशास्त्र में जो महंगाई की दर है इसकी भी एक कीमत है कि इससे ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। कितनी ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए? 4 ± 2। यानी अगर महंगाई बढ़नी है तो अधिकतम 6% बढ़े और न्यूनतम 2% बढ़े। बोले सर ना ही बढ़े तो? बोले ये भी एक चिंता की बात है, ना बढ़े तो भी देश के अंदर मंदी का कारण बनती है, वो भी हम आने वाले समय में डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ पैमाने हैं कि महंगाई बढ़ी तो कितनी बढ़ी। बढ़ना जरूरी है। बढ़ना जरूरी क्यों है? ये हमेशा ये दिखाता है कि जनता की जरूरतें बढ़ रही हैं। इसी से ही मोटिवेशन आता है चीजों को पैदा करने का। आपका अगर महंगाई बढ़ना बंद हो गया है, समझ जाइएगा देश ने तरक्की करना बंद कर दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। आप विचार कीजिए कि मांग और आपूर्ति कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट रखती है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, उत्पादन करने वालों को मोटिवेशन आएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे जब पढ़ाई करते हैं, जब तक एग्जाम की डेट नहीं आती पढ़ने का मन नहीं करता, वैकेंसी नहीं आती पढ़ने का मन नहीं करता। आपको पढ़ने का मन करने के लिए वैकेंसी का आना जरूरी है ना भाई। ऐसे ही किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई सामान पैदा करना हो, इसके लिए आपकी तरफ से डिमांड आना जरूरी है कि सर मुझे जरूरत है। जैसे दिवाली के टाइम पर दियों की जरूरत है, रक्षाबंधन के समय पर राखी की जरूरत है, होली के समय पर कलर्स की जरूरत है। अगर मान लीजिए ये सब चीजों का डिमांड खत्म हो जाए तो वो उत्पादन करने वाला क्या करेगा? इसलिए अब दूसरी बात, डिमांड का बढ़ना भी जरूरी है। बता चले कि डिमांड जितनी लास्ट ईयर थी उतनी ही है, तो इसका मतलब उसने रोजगार के नए अवसर सृजित ही नहीं किए। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी अपने आप में एक पैमाना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि कुछ पैमाने हैं जिससे अर्थशास्त्र का अंदाजा लगता है कि कैसे चल रही है। अब सवाल बनते हैं कि अर्थशास्त्र के क्या प्रारूप हैं, इकोनॉमिक्स कैसे कैसे काम करती है। तो पूरे देश के अंदर कुछ 5 प्रकार के पैटर्न हैं जिन्हें डिस्कस किया जाता है। सबसे पहले आदिमवाद, फिर सामंतवाद, फिर पूंजीवाद, फिर समाजवाद और फिर साम्यवाद। आप में से बहुत सारे लोगों ने दुनिया में इन 2 टर्म्स को तो बहुत सुना होगा, पूंजीवाद और साम्यवाद। जैसे एक तरफ कम्युनिज्म और एक तरफ कैपिटलिज्म। मैंने ही कोई 10 बार अपने वीडियोस में इसका जिक्र किया है। लेकिन बाकी जो बचे हुए प्रिमिटिविज्म और ये सब फ्यूडलिज्म, सोशलिज्म, ये क्या है, इनके बारे में आज मैं आपको बताने का ब्रीफ में प्रयास कर रहा हूं। और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो आज दुनिया में सबसे ज्यादा वैलिड है, वो ये वाली है, सोशलिज्म। ठीक है,
सबसे पहले आते हैं प्रिमिटिविज्म और फ्यूडलिज्म। ये क्या है? देखिए, आदिम कृषि समाज में व्यक्ति आवास बनाकर, फसलें उगाकर और घरेलू और जनजातीय स्तर पर शिकार करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किया करता था। यह आदिमवाद था। मतलब पुराने जमाने में क्या होता था, आपने खेती की, खेती भी उतनी जितनी मेरी जरूरत है। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो, ऐसा होता था क्या? बिल्कुल। आज हम इतनी बड़ी संख्या में हैं, लेकिन इससे पहले हम इतनी बड़ी संख्या में थोड़ी थे। तो बोले फिर? हमने कहा बड़ी कम संख्या में थे भाई, मुट्ठी भर लोग हुआ करते थे और जंगल ही जंगल हुआ करते थे। तो फिर हमने जंगलों को काट के आग थोड़ी लगाई। तो क्या किया? हमें जरूरत थी अनाज खाने की, जितना पैदा करना था अपनी जरूरत के हिसाब से उतना पैदा कर लिया। बोले अच्छा, तुम धन संचय का काम नहीं करते थे? हमने कहा गजब बात कर रहे हो, अर्थशास्त्र नॉन ही नहीं थी। ये तो एडम स्मिथ आया तब उसने बताया कि ये ऐसा होता है, पैसे से ये कर सकते हो। बोले पुरातन काल में क्या होता है? जिसकी जितनी जरूरत वो उतना ही पैदा करता था। आज भी जो बहुत सारी जगह अनयूज्ड आपको दिखाई देती, आज तो हम सब लोग जमीन 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 कर रहे होते हैं, ये जमीन मेरे आ जाए, ये जमीन मेरे आ जाए। क्यों? आपको पता चल गया जमीन से क्या कर सकते हो। और सोचो, जंगल के अंदर आज भी आदि मानव जो रहता है, जो आदिवासी जो लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं? पूरे जंगल को काट के आग लगा देते हैं क्या? नहीं। उनकी जरूरत है, जितनी जगह उनको चाहिए होती है उतनी जगह में अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए वो खेती करते हैं। आप में से कई लोगों ने झूम कल्टीवेशन का नाम सुना होगा। वो प्रकृति प्रेमी हैं। कैसे? उन्हें पता है कि इस प्रकृति का दोहन नहीं करना है भाई, मेरी जरूरत कितनी है बस उतना पैदा करना है, कर लिया, खा लिया। उसके बाद में मेरी जरूरत है कि शिकार करनी है। अब शिकार कितनी करनी है? मैं सारे हाथी मार दूं? नहीं, हाथी मारना क्यों है? मैं मार दिया तो खा भी नहीं पाऊंगा एक दिन में। तो बोले कोई खरगोश पकड़ लो, मुर्गी पकड़ लो, कोई बिल्ली पकड़ लो, इस तरह का कुछ पकड़ लो, सो दैट इस परिवार की या जो उस व्यक्ति की आवश्यकता है वो पूरी हो जाए। लेकिन जब इंसान व्यापार समझा तो क्या किया? सारे सारे टाइगर मार दो, सारे हाथी मार दो। क्यों? क्योंकि इसको मारने से जो पैसा मिलेगा, मारने का पैसा नहीं है, उसकी चमड़ी का पैसा है, उसके दांतों का पैसा है, उसके नाखूनों का पैसा है। उस पैसे के प्रति पागल हो गए। तो जो आदमवाद था ना, वो आवश्यकता बेस्ड था। जितनी जरूरत, खाने के लिए आवश्यकता है, बना ली। व्यक्ति आवास बना के जंगलों में रहता है। आपने देखा होगा आज भी आप और हम प्रयास करते हैं जितने बड़े घर हो अच्छा है, 1 मंजिल बन गया, नहीं 2 मंजिल बना दो, 2 मंजिल 4 बना दो, 1 प्लॉट हो गया और ले लो। हम आवास के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अब हमारे पास पैसा हो गया, उसको फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। आदमवाद में क्या होता था? एक झोपड़ी भर की जगह जिसमें सर्दी बारिश से बचा जा सके, एक झोपड़ी जितनी जगह, उसके बाद तो जंगल अपना ही है, अपना घर है। लेकिन आवश्यकताएं बढ़ने के बावजूद व्यक्ति ने क्या किया? आदमवाद में व्यक्ति केवल आवास बनाने के लिए, फसलें उगाने के लिए अपने स्तर पर अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से पूर्ति किया करता था। इस समय तक कोई भी पूंजीवाद नहीं था। ठीक है साहब। व्यक्ति धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुआ। क्या हुआ फिर उसके अंदर यह भावना आई कि यार मैंने अपने लेवल पर तो अपनी आवश्यकता पूर्ति कर ली, लेकिन एक आदमी ऐसा भी तो होगा जिसको खेती करना नहीं आता, लेकिन शिकारी हो सकता है, वो अच्छा हो। एक आदमी ऐसा हो सकता है जिसको मवेशी रखना आता हो, खेती करना नहीं आता हो। या फिर उल्टा कर लेते हैं कि मुझे मवेशी रखना अच्छे से आता है, कैटल्स रखना अच्छे से आता है, मुझे खेती करना नहीं आता, तो क्या करूं? तो एक काम करते हैं यार, खेती के लिए मेरे पास खेत खूब सारे हैं, मैं किसी को दे देता हूं, भाई तू यहां पर खेती कर ले और पैसा दे देना। दैट इज फ्यूडलिज्म, लैंडलॉर्ड्स। मतलब यह हुआ कि यहां पर जमीन जिसके पास है वो उसे अपने पास के लिए रख करके दूसरे व्यक्ति को काम करने के लिए दे देता था कि लीजिए भाई, आप यहां से क्या करिए, उत्पादन करिए अपनी आवश्यकता की पूर्ति का, और जो अधिक उत्पादन हो गया वो मुझे दे दीजिए। याद करिए, अंग्रेज जब सबसे पहले इंडिया आए थे तो उन्होंने यही तरीका अपनाया था, जमींदारी के माध्यम से। पहले हम कैसे थे? आदमवाद के तरीके से। धन संचय का हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता था। आप अपने एक काम करिएगा, दादा परदादाओं से पूछिएगा कि पापा हमारे पास में कभी जमीन थी क्या, तो वो बताएंगे इतनी जमीन थी कि हमें ये मतलब ही नहीं होता था बॉर्डर कहां बनाना है, कौन सी जमीन हमारे में खेती नहीं हो रही है, कोई मतलब ही नहीं होता। सबके पास खूब जमीन होती थी यार, क्योंकि हम लोग भी कम थे और लोभ भी कम था, हमको इसका लालच ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था कि इसका क्या करना है। बाद में अंग्रेजों ने हमें बताया कि अतिरिक्त जमीन का तो उपयोग किराए पर चलाकर पैसे कमाने में किया जा सकता है, तो बड़ी बड़ी जगहों पर कब्जा हुआ। दैट इज सामंतवाद।
फिर आया कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म की कहानी तो पूरी तरह से उस आधार पर आधारित है जहां से इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है। मतलब यह है कि औद्योगिक क्रांति जैसे जैसे आई, एडम स्मिथ औद्योगिक क्रांति दोनों साथ साथ ही है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में एडम स्मिथ आ गया था ना, 18वीं शताब्दी के मध्य के बाद। उससे पहले दुनिया को यह समझ में आ गया था कि इस धन का तो बहुत तगड़े से दुनिया की कोई भी चीज खरीदने में उपयोग किया जा सकता है। इसका मतलब यह समझिए कि अगर आपके पास उत्पादन प्रणाली में, इसको ऐसे समझिए, जहां व्यवसाय के मालिक बाजार में उपभोग के लिए सामान का उत्पादन करने, मुनाफा कमाने के लिए उपकरण, श्रमिक और कच्चे माल सहित संसाधनों की व्यवस्था करते हैं। अभी तक क्या हो रहा था, आदमवाद में व्यक्ति खुद खेती कर रहा था। बाद में सामंतवाद आया, उसमें क्या हुआ, व्यक्ति ने खेती की जमीन किसी और को दे दी, लेकिन पैसा खुद ने कमाया। पूंजीवाद में तो उससे भी आगे का स्तर चला गया। इसमें क्या चला गया, अब मशीनरी का उपयोग होने लगा, लेबर्स का उपयोग होने लगा कि भाई हमको पैसा और बढ़ाना है। आपूर्ति और मांग बाजार की कीमतें इस तरह निर्धारित कर दी गई कि सबके हितों की पूर्ति अपने लेवल पर उच्चतम स्तर की हो। यह पूंजीवाद था। पूंजीवाद, सोशलिज्म और समाजवाद, ये तीनों शब्द मैं कल डिटेल में, हो सकता है कल पूरा लेक्चर इन तीनों को समझाने में चला जाए, जिससे कि आपको वर्तमान की परिदृश्य अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आज इंट्रोडक्शन में इतना ही। अब आपकी थोड़ी देर के लिए चैट ले ली जाती है और कल फिर यहां से इकोनॉमिक्स में और तेजी से एंट्री की जाएगी। चलिए, तो अब आप बताइए, जब तक आप जैसे महापुरुष हमें डायरेक्शन नहीं देंगे तो कौन देगा। बहुत अच्छी बात है, महापुरुष बना दिए आप हमको। पॉलिटी की सुनील भागुना बिल्कुल, बहुगुना बिल्कुल हो गई, और हिस्ट्री भी उन्होंने करा दी थी, है ना। दुर्गेश बिल्कुल सही विचार कर रहे हैं, बताइए। अंशु बेटा, मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं आपके इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट कराऊंगा, है ना। मैंने फाउंडेशन कंप्लीट कराया बेटा उसका, और उसमें जितना कराया है वो मोर देन इनफ है। जो बचे हुए भी चैप्टर होंगे ना, एक आध जो छोटे मोटे टाइप के चैप्टर होंगे, वो आप खुद से भी रीड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा, है ना। रवीना, थैंक यू सो मच। मेरी दिवाली कैसी रही? बहुत अच्छी। जावेद सर, जो पहले इकोनॉमिक्स पढ़ाए थे उसका क्या होगा? शेयर मार्केट तक पढ़ाए थे, फिर से पढ़ लो यार एक बार, उसको भी पढ़ लेना। उसके बाद हिस्ट्री आप पढ़ाओगे, पढ़ा देंगे आप चाहोगे तो। सभी सब्जेक्ट्स की बुक बता दो, बता दी ना। ये सभी सब्जेक्ट्स की बुक का भंडार है, ये जो हमने दिखाया ना आपको। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपकी लाइफ का। इसमें हमारे ही हैंड रिटन नोट्स हैं, आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, नीरज पांडे बिल्कुल आपके लिए भी उपलब्ध है ये। प्रजापति, मुझसे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है। नहीं नहीं, हमने बहुत अच्छे अच्छे टीचर रखे हुए हैं। चांदनी बताइए बेटा। अभय, थैंक यू सो मच। मनोज बिल्कुल रहेगी। कविता, थैंक यू सो मच बेटा। सर साइंस का भी इस तरह का क्लास लॉन्च कर दीजिए। साइंस का अभी तो सोचा नहीं है, क्योंकि साइंस पढ़ा पढ़ा के बोर हो चुका हूं मैं। इतना साइंस पढ़ा लिया, जीवन के लगभग 11 साल तक साइंस ही पढ़ाया है। आईआईटी जेई को, नेट जेआरएफ को। साइंस से थोड़ा सा क्या है, बोरियत सी आ रखी है। लेकिन ठीक है, कभी विचार करेंगे अगर कुछ ऐसा बचता है तो। अभिषेक सेन, यस हम ट्राई करेंगे बेटा इसके लिए भी, है ना। चलिए, तो कल फिर मिलते हैं, ठीक है, और थोड़ा गहराई से इसके अंदर एंट्री करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।